देखिए, प्रधानमंत्री का विदेश जाना तो पूर्व निर्धारित होता है। जी। ये कार्यक्रम अचानक नहीं बना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री तो चुनाव के पहले से दावा कर रहे थे कि मेरे पास तो अगले 6 महीने के न्योते हैं। यद्यपि वे सारे न्योते देश के प्रधानमंत्री के नाम होते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया जो भारत गणराज्य है, उसके प्रधानमंत्री को न्योता होता है। वो नरेंद्र मोदी के लिए नहीं होता। कोई भी होता तो वो जाता है। जहां तक वर्तमान परिस्थितियों का सवाल है, पिछले 2 महीने 10-11 दिन, 2.25 महीने की सरकार हो गई। इन 2.25 महीने में नरेंद्र मोदी को 4 बार बैकफुट पर आना पड़ा। कल से हम लोग उस पर चर्चा लगातार कर रहे हैं। ब्रॉडकास्ट बिल लेकर आना चाह रहे थे, हमारी आपकी जुबान पर ताला डालने के लिए। सोशल मीडिया के जो नए औजार हैं उन्हें भुतरा करने के लिए वो वापस लेना पड़ा, हमारे आपके सबके विरोध के बाद। वक्फ कानून में बदलाव करना चाहते थे, वो कानून ठंडे बस्ते में डालना पड़ा, जेपीसी को दे दिया गया है। इस बीच में जो प्रॉपर्टी गेन टैक्स को लेकर बदलाव हुए थे वो वापस लेने पड़े, संशोधन करना पड़ा। और अब कल ये बड़ी मात हो गई है, क्योंकि जिस तरह से पिछले दरवाजे को आपने सीधा सामने का दरवाजा कहा, वो बिल्कुल सही शब्द है। वो पिछले दरवाजे की भर्ती नहीं थी। ये तो सीधे सीधे सरेआम चौड़े में अपने लोगों को बेजा तरीके से पूरे तंत्र में नौकरशाही के हमले में बिठाने की कोशिश थी। जनता के विरोध, खास तौर से इंडिया गठबंधन के नेताओं के विरोध के बाद वो वापस लेना पड़ा। मैं कहना यह चाहता हूं कि 2 महीने में 4 बार बैकफुट पर जाना ब्रांड नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। इसका अगर आपको नमूना देखना हो तो उनके जो अंध समर्थक हैं, उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल्स देखिए, उनके ट्विटर हैंडल देखिए, फेसबुक पेजेस देखिए, उनके व्हाट्सएप ग्रुप देखिए। देखिए कितना आक्रोश है मोदी के खिलाफ। उनके जो अंध समर्थक है उन्हें लग रहा है ये क्या हो गया हमारे महामानव को, नॉन बायोलॉजिकल, अविनाशी अवतार। ये कैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव की मांगों के सामने झुकता जा रहा है? कैसे तेजस्वी यादव के एक बयान पर बैकफुट पर सरकार आ गई? ये कुल मिलाकर नरेंद्र मोदी के लिए और बीजेपी दोनों के लिए अच्छा नहीं। देश के लिए अच्छा है। देश के लिए तो ऐसी ही सरकार होना चाहिए जो जनता के, विपक्ष के की अपेक्षाओं को, उनकी बातों को सुने, उन्हें तवज्जो दे, उनको अहमियत दे। ऐसी ही सरकार होनी चाहिए। इसलिए आमतौर पर यह कहा जाता है कि एक अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र में मजबूत सरकार उतनी जरूरी नहीं है जितना थोड़ी सी कमजोर सरकार चलेगी लेकिन जनता की बात सुनने वाली है। और इस देश का इतिहास इस बात का गवाह है। देश में जो बड़े बड़े काम हुए हैं वो गठबंधन सरकारों के समय हुए। यहां तक कि मैं अटल बिहारी वाजपेयी के 3 बार के शासनकाल को भी जोड़ना चाहूंगा। उनके दौर में भी पर्याप्त अच्छे काम हुए, क्योंकि तब उनके साथ भी ये लगा हुआ था कि कभी जयललिता रूठ जाती थी, कभी ममता बनर्जी रूठ जाती। तो सबके, पूरे देश के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखना पड़ता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार देख लीजिए 2 बार, 10 साल की, उसमें भी उसी तरह काम हुए। मुझे लग रहा है कि नरेंद्र मोदी को चूंकि अभ्यास नहीं है, तजुर्बा नहीं है सबको साथ लेकर चलने का। ये तो एकला चलो वाले, तुम ही एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे। लेकिन अब उन्हें धीरे धीरे आदत डालनी पड़ रही है और ये देश के लिए अच्छा है। कोई भी हो सरकार में, हमें किसी से इस तरह वास्ता नहीं कि व्यक्ति कौन है, वास्ता देश हित में बनने वाली नीतियों और उनके क्रियान्वयन से। और अगर ये सरकार इसी तरह डर डर कर चलती रहे, इसे लोक हित में फैसले अपने बदलना पड़े, तो ये जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है। एक आखिरी सवाल इसमें जोड़ लेते हैं, विषय जो जी। आज का विषय है भारत बंद का। नरेंद्र मोदी के लिए वो भी एक आफत की पुड़िया है, आरक्षण। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की रोशनी में हो, चाहे लोकसभा चुनाव में उनके ही नेताओं द्वारा संविधान बदलने को लेकर दिए गए बयान। ये जो ठप्पा लगा जा रहा है नरेंद्र मोदी पर कि वे आरक्षण विरोधी है, वे आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, ऐसे मौके पर आज जैसा भारत बंद, जैसा भी वो थोड़ा बहुत सफल विफल हुआ है, हर जगह उसका एक सा प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन सरकार के कानों तक तो जो रेंगने लायक आवाज हो ही गई है कि अगर आप आरक्षण को खत्म करने की कोशिश करेंगे तो ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा।
भले मोदी जी संविधान की पोथी को सर पर लगाते हो सदन में, लेकिन सब जानते हैं उनका अल्टीमेट गोल, अंतिम लक्ष्य आरक्षण को खत्म करना ही है। पांच जन ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बीजेपी का पितृ संगठन है, उसमें आलेख लिखा जाता है, हेमंत सर, उसमें संपादकीय आलेख लिखा गया है कि वर्ण व्यवस्था अच्छी चीज है, ये समाज में जोड़ने का काम करती है, यानी हमको मनुस्मृति के आधार पर चलना है। पांच जन तो संविधान की जगह मनुस्मृति को लाने की प्रकारांतर से वकालत कर रहा है, सीधे तो नहीं कहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाति व्यवस्था का समर्थन करे, व्यक्ति या विचार परिवार, उसका मुखपत्र, उसका महत्वपूर्ण अखबार, वो लिखे जाति व्यवस्था लोगों को जोड़ने का काम करती है, हम 21वीं सदी में अब उस तरफ लौटेंगे क्या? लेकिन उनका अंतिम लक्ष्य यही है जो 1948 में, 47, 48, 49, 50 में था कि संविधान नहीं चाहिए, हमको मनुस्मृति चाहिए। ऑर्गेनाइजर तब भी लिख रहा था, पांच जन आज भी लिख रहा है। इसलिए इस तरह के भारत बंद, इस तरह की मुखर आवाजें होना जरूरी है। इनके उस श्रृंखल हाथी की गर्दन पर अंकुश लगाया जाना जरूरी है। जी हेमंत सोरेन पर आने से पहले मैं हेमंत अत्री जी की बात में कुछ जोड़ना चाहता हूँ। संविधान को लेकर जो उन्होंने कहा था, मैं बिल्कुल पूरी तरह सहमत हूँ। मैंने भी यही कहा कि वे संविधान को बदलकर मनुस्मृति को लाना चाहते, यानी संविधान को खत्म ही करना चाहते। आपने किरण चौधरी का उदाहरण दिया हेमंत जी, मैं मध्य प्रदेश का इससे भी दिलचस्प उदाहरण देता हूँ। एक रामनिवास रावत है, कांग्रेस से 5 बार के एमएलए थे, बीच में एक बार चुनाव हारे थे, उसके बाद अभी फिर चुनाव जीते थे 2023 का कांग्रेस के टिकट पर। एन लोकसभा चुनाव से पहले वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, कांग्रेस पार्टी नहीं छोड़ी, बीजेपी में शामिल हो गए। सर, कार्यक्रम हुआ, मंच पर हजारों लोगों के सामने उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली। 2-3 दिन बाद पत्रकार साथी ने पूछा कि आपने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया? तब उनको याद आया कि संकट हो जाएगा, इस तरह तो मैं डिस्क्वालीफाई हो जाऊंगा। तो उन्होंने कह दिया उससे कि मैंने तो कांग्रेस छोड़ी नहीं, मैं तो कांग्रेस में हूं, बीजेपी में गए ही नहीं। हजारों लाखों लोगों के सामने बहुत बड़ी जनसभा में विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तीसरे दिन मना कर दिया, बोले मैं तो कांग्रेस में हूं। फिर भोपाल आ गए, चलता रहा, बोले जब जरूरत होगी तब इस्तीफा देंगे। कांग्रेस ने विधानसभा सत्र का इंतजार किया कि जैसे ही सत्र शुरू होगा तो स्पीकर को नोटिस देंगे, चिट्ठी देंगे कि इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। कांग्रेस विधायक दल के नेता की तरफ से, उमंग सिंगार की तरफ से चिट्ठी दी गई, उपनेता और सारे विधायक लोग गए, विधान स्पीकर को दे आए, स्पीकर ने उसको ठंडे बस्ते में रख दिया। चूंकि डील हुई थी मंत्री बनाने की, आप सुनिए उससे आगे की कहानी। रामनिवास रावत ने राजभवन में जाके शपथ ले ली, डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में, बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए। फिर सवाल उठा कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ी कि नहीं छोड़ी। यद्यपि शपथ के दिन भी बड़ी मजेदार बात हुई, उन्होंने राज्य मंत्री पढ़ लिया जबकि वे कैबिनेट मंत्री बनाए गए। 10 मिनट बाद राजभवन में दोबारा शपथ दिलाई गई उनको, फिर उन्होंने मंत्री शब्द बोला, क्योंकि मंत्री बोलने पर ही कैबिनेट मंत्री होगा, राज्य मंत्री बोलेंगे तो अब राज्य मंत्री रह जाएंगे। अब इसके बाद देखिए मजेदार बात, वे शपथ लेकर कार्यभार ग्रहण कर चुके हैं। उसके बाद एक प्रेस नोट जारी होता है कि रामनिवास रावत ने तो 5 तारीख को इस्तीफा दे दिया था कांग्रेस विधायक पद से, क्योंकि आपको विधायकी पहले छोड़ना पड़ेगी, पार्टी छोड़ना तो जैसे ही आपने पार्टी छोड़ी है आप डिस्क्वालीफाई होंगे या फिर आपको विधायकी। तब उन्होंने विधायकी छोड़ी और अब उपचुनाव होगा। बिना विधायक के, कांग्रेस के विधायक रहते हुए उन्होंने बीजेपी की सरकार में मंत्री पद की शपथ ली। ये अपने आप में संविधान की अनदेखी। ऐसा उदाहरण आपको देश में दूसरा नहीं मिलेगा। यद्यपि वो बैक डेट में इस्तीफा दिखा दिया गया, सोशल मीडिया बता दिया गया कि 5 तारीख को दे दिया था, शपथ तो उन्होंने 8 को ली। ये स्थिति है संविधान के प्रति इन लोगों की आस्था की। अब आते हैं ऑपरेशन लोटस तथा कथित चाणक्य, सो कॉल्ड कागजी चाणक्य के बारे में। देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2 बार उन्हें सफलता मिली, क्षमा कीजिए महाराष्ट्र में, यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया हमारे महाराज, उनकी कृपा से, और वहां पर एकनाथ शिंदे की कृपा से। उससे उनको लगा कि जहां वे चाहे वहां सरकारें गिर सकती। लेकिन पिछले 1 साल में आपके पड़ोस में एक तो हिमाचल प्रदेश में उनको नाकामयाबी मिली, वे सुक्खू की सरकार नहीं गिरा सके। जनता ने दल बदल करने वाले विधायकों में से आधों को हरवा दिया उपचुनाव में अभी।
अभी बाकायदा 7 में से 4 हारे हैं। फिर उन्होंने कोशिश की झारखंड की। आपने चश्मे की बात कही, मुझे बड़ी मजेदार बात लगी, मैंने भी सुना वो इंटरव्यू। हो सकता है रांची में चश्मे की कोई दुकान न हो, इसलिए चंपाई सोरेन को चश्मा बनवाने उनके नातियों ने कहा था, बाबा चश्मा बनवाने दिल्ली आओ, तो अपने बेटों के साथ में चश्मा बनवाने आए। लेकिन असल में उनकी नजर खराब थी, इसलिए वे ये देख नहीं पाए। उनके साथ 6-7 विधायक नहीं है। चश्मा तो उन्हें बनवाना ही था दिल्ली में, पर वो बीजेपी ऑप्टिकल्स पे बनना था, वहां वे चश्मे के नंबर का कागज लेके नहीं पहुंचे, तो बीजेपी ऑप्टिकल्स की दुकान वाले ने मना कर दिया कि भैया चश्मे का नंबर तो लेके आओ, कि एक आंख में 6 है, दूसरे में कितना है। तो उनके साथ तो एक भी नहीं था बेटों के सिवा, तो इसलिए उनका ये ऑपरेशन नाकामयाब रहा। लेकिन इसके दूरगामी परिणाम होंगे मिश्रा जी। पूरे देश में आदिवासियों के बीच में ये संदेश चला गया है कि बीजेपी मोदी शाह एक अच्छे भले झारखंड राज्य की चलती हुई सरकार को गिराना चाहते। इस तरह से वे चंपाई सोरेन को का दल बदल करा के हेमंत सोरेन को अपदस्थ करना चाहते। पहले जेल में भेजकर भी वे पर्याप्त सत्कर्म कर चुके हैं। तब भी देश भर के लोगों को ये समझ में आ गया था कि मूलतः बीजेपी दलित और आदिवासी विरोधी है। भले उसके अंदर दलित और आदिवासी नेता भी हैं, लेकिन मूलतः उसका जो मूल सोच है, सवर्ण सवर्ण मध्यम वर्गीय जो मानस है, उसमें आदिवासियों के प्रति कोई प्रेम भाव नहीं है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि झारखंड का ये विफल ऑपरेशन अब झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को और भारी पड़ सकता है। 5 जनवरी 2025 को उसका कार्यकाल खत्म हो रहा है झारखंड विधानसभा का। कायदे से तो चुनाव इन्हीं दोनों के साथ होना चाहिए था, महाराष्ट्र के भी होने चाहिए थे, लेकिन वे चुनाव में जाने से पहले सरकार गिराना चाहते हैं। 2 महीने की सरकार बना के क्या हासिल कर देंगे? अगर बीजेपी को इतना ही भरोसा है अपने प्रति जन समर्थन का, तो सरकार गिराने की अब झारखंड में क्या जरूरत है? चलिए, मध्य प्रदेश में तो सरकार बनी 1 साल हुआ था, आपने सरकार गिरा ली। 15 महीने की सरकार आपको मिल गए, 3.5 पौने 4 साल मिल गए। झारखंड में अगर आप अगस्त सितंबर में सरकार गिरा भी लेंगे, तो नवंबर में तो उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव। ये मैं ऐसा मानता हूं राजनीतिक दिवालियेपन की निशानी है। बीजेपी की सत्ता के प्रति जो हवस है, सत्ता के लिए जो भूख है, जो तड़प है, वो असल में शर्मो लिहाज की सारी हदों को पार कर चुकी है। उसे फर्क भी नहीं पड़ता कि समाज में कितनी तीखी प्रतिक्रिया होती है, लोग कितनी आलोचना करते हैं ऐसी घटनाओं की, ऐसी गतिविधियों की, और वे लोग भी सबक नहीं सीख रहे जो दल बदल कर रहे हैं। सिंधिया जरूर केंद्र में मंत्री बन गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश इसका उदाहरण है। कर्नाटक में भी दल बदल कर सरकार बनाई थी, लेकिन उसके बाद चुनाव में हार गई बीजेपी, वहां पूरी तरह हारी। रिकॉर्ड सीटों के साथ कांग्रेस जीती कर्नाटक। झारखंड में भी मेरा ऐसा मानना है बीजेपी को यह दांव भारी पड़ेगा चुनाव। कुल मिलाकर 303 से 240 पर आने की जो हताशा है, वो इस रूप में प्रकट हो रही है कि मोदी शाह और बीजेपी अपने आप को ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं, सिर्फ प्रदर्शित कर रहे हैं कि कुछ नहीं बिगड़ा, सब कुछ वैसा ही है, हम तो वैसे ही 30 मार खाए जैसे 4 जून से पहले थे। लेकिन वे नहीं है। ये इन 70 दिनों में साबित हो गया है। 72 दिनों में 4 बार बैकफुट पर जाना पड़ा, झारखंड में मात खानी पड़ी,